हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आपका अपना चैनल भारत दर्पण के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई। ये एक ऐसा शब्द है कि आप जब अखबार पढ़ते हो, समाचार सुनते हो, खासकर अभी चुनावी मौसम है, तो महंगाई मुद्रास्फीति पर हर दिन कहीं न कहीं चर्चा है। ये शब्द भले एक है, लेकिन इस मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ एक नहीं बल्कि 12 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। और किसी एग्जाम का सेट को निकाल कर देखें तो आपको मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ प्रश्न बारंबार आ जाता है। ग्रुप डी से लेकर संघ लोक सेवा आयोग तक, रेलवे से लेकर एसएससी तक, बैंक से लेकर अदर एग्जाम में जहां भी जाएंगे इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप हर समय पाते हैं। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, जिसे आम बोलचाल की भाषा में महंगाई बोलते हैं, उसे ही मुद्रास्फीति इकोनॉमिक्स भाषा बोलते हैं। आज इसी के संबंध में यो तो इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ, उससे इंक्लूड, इन्फ्लेशन, रिसेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेक्शन, स्टैगफ्लेशन 5 शब्द होता है। लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे इन्फ्लेशन पर। शेष अन्य शब्द के बारे में चर्चा अगले क्लास में करेंगे। और मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ क्लिपिंग इन्फ्लेशन, बकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, डिमांड पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सप्लाई पुश इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन तमाम विषयों का सूक्ष्मता के साथ जांच करेंगे। लेकिन विद्यार्थीगण, इससे पहले आप लोग का एक कर्तव्य बनता है कि इसे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि पढ़ाई बेहतर लगती है, हर दिन मैं जिस टॉपिक उठाता हूं उस टॉपिक से रेलवे, एसएससी और अदर बीपीएससी के एग्जाम तक जो भी क्वेश्चन आता है ए टू जेड उससे हल हो जाएगी। उस क्वेश्चन से, उस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई अन्य प्रश्न आपको नहीं बचता है। प्रश्न को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह बारीकी से वर्णनात्मक रूप से आपके सामने एक्सप्लेन की जाती है, सरल भाषा में एक्सप्लेन की जाती है जो कि आसानी से समझ में आए। चलिए, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति किसको कहते हैं? आम बोलचाल की भाषा में जिसे महंगाई शब्द को प्रयोग में लाते हैं उसे ही इकोनॉमिक भाषा में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन कहते हैं। जब किसी भी बाजार में वस्तु की तुलना में मुद्रा की मात्रा अधिक, वस्तु कम, सामान कम, रुपया की ज्यादा मात्रा हो, तो यदि ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। अर्थात जब मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी मात्रा बढ़ जाती है उसकी वैल्यू गिर जाती है। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होना अर्थात मुद्रा की वैल्यू में कमी आ जाती है। पढ़ते ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मात्रा अधिक है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अब स्वाभाविक तौर पर देखिए कि आपके घर में ही, चलिए आपके छोटे भाई भतीजा है, भगना भगनी है, इसके पास 50 रुपया है और आपके पास पॉकेट में कई 50 रुपया के नोट रहते हैं। यदि आपको रास्ते चलते दौरान 50 रुपया खो जाता है तो चंद मिनट के बाद पुनः आप उसे भूल जाते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन छोटे बच्चे का 50 रुपया खो जाता है तो उसके लिए वो कितने देर तक, कई दिनों तक उसे याद रखता है, पूरे घर को सर पर उठाए रखता है, पूरा घर चिंतित रहता है क्योंकि उसके पास मात्रा कम है, इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा है। आपके पास रुपया की मात्रा अधिक है, वैल्यू कम है। जिसकी मात्रा में वृद्धि होगी उसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं भाई गरीबी है, बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, लोगों के पास पैसा नहीं और महंगाई है, मतलब मुद्रास्फीति। यह यथार्थ है बात। यदि आप विकास चाहते हैं, यदि आप डेवलपमेंट चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि सड़कें बने, चाहते हैं कि स्कूल भवन हो, तमाम प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो महंगाई से समझौता करना होगा। ये मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी नहीं बोल सकते, लेकिन यही यथार्थ है, यही हकीकत है। यदि आप देश का विकास चाहते हैं तो मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई से समझौता करना होगा। तो जब देश विकास करता है, डेवलपमेंट के रास्ते पर चलता, चले बिहार सरकार कई लाख शिक्षक की बहाली किया, शिक्षक को 40,000, 50,000, 60,000 रुपया वेतन मिलेगा। तो विभिन्न वस्तु की मांग करेंगे। कल तक बेरोजगार थे, डीवीसी दाल भात चोखा खा के गुजारा कर रहे थे, अब वो हरी सब्जी और पौष्टिक आहार की मांग करेंगे। कल तक वो पैदल चलते थे, अब वो बाइक की मांग करेंगे, बाइक की मांग करेंगे, पेट्रोल की मांग बढ़ेगी। तो एक बिहार सरकार रोजगार दिया
तो उससे उत्पादन प्रत्यक्षतः तो प्रोडक्शन में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मांग बढ़ेगा। तो मांग बढ़ा, क्यों बढ़ा? मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी। तो मांग क्यों बढ़ा? क्योंकि लोगों के पास पैसा, अब 4 लाख लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा, 4 लाख लोगों के पास पैसा नहीं था, पैसा आ गया। मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार मिलता है, उसकी आय बढ़ती है, तो विभिन्न प्रकार की वस्तु, तो नहर पोखर तालाब भी खुदाई किया, लेकिन नहर पोखर नहीं खाए, खाना तो खाएगा, वो अच्छा चावल खोजेगा, अच्छा सब्जी खोजेगा, तेल सब्जी तेल खोजेंगे, मसाला खोजेंगे, तो उसकी मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होगा, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में डेवलपमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, लोगों की आय बढ़ेगी। आखिरकार सोचिए, कल तक ग्रामीण सड़कों पर साइकिल गुजरती थी, यदि सरकार के द्वारा विद्यार्थी को दिया गया साइकिल को छोड़ दें, तो साइकिल तो खरीदते नहीं, अब लोग बाइक खरीदते हैं। तो बाइक में पेट्रोल से लेकर अन्य की, उनके पास इतना पैसा है तब तो पेट्रोल खरीद कर गाड़ी चला रहे हैं। हर के पास मोबाइल है, 20,000 15,000 का, और उसमें सिम भराता है। परिवार के, एक परिवार में 5-5 7-7 मोबाइल है, तो सोचिए 2-2 3-3 हज़ार रुपये हर महीना खर्च कर रहे हैं उसके सिम कार्ड पर, उसका रिचार्ज पर। तो पैसा है तब तो। बाजार में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होना, मुद्रास्फीति का, देश विकास करेगा, डेवलपमेंट करेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा या स्वरोजगार मिलेगा, सड़कें बनेगी, बाजार में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगा तो कीमत बढ़ेगा। वो स्वाभाविक सी बात है। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी, तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के साथ ही लोगों की आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी तो लोगों की मांग में वृद्धि होगी, मांग में वृद्धि होगी तो कीमत बढ़ेगी, और कीमत में वृद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं? महंगाई या मुद्रास्फीति। तो ये तो अर्थव्यवस्था के में मुद्रास्फीति क्यों और कैसे उत्पन्न होती है, वो जानकारी। भारत जैसे विकासशील देशों में 5% तक भी यदि मुद्रास्फीति की दर होती है तो वो नुकसानदायक नहीं होता है। विश्व बैंक का भी रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक भी, जिसका वर्ल्ड बैंक को क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, IBRD, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इसका भी रिपोर्ट है कि विकासशील देशों में 4 से 4.5% तक की मुद्रास्फीति लाभदायक होती है। तारापोर समिति, भारत सरकार का जो है तारापोर समिति, सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन समिति की भी रिपोर्ट है कि भारत जैसे विकासशील देशों में 2.5% से लेकर 5% तक मुद्रास्फीति देश के लिए लाभदायक होता है। क्योंकि विकास करेंगे तो मुद्रास्फीति होगी, और विकास के लिए पहले धन बाजार में आएगा, उत्पादन प्रोडक्शन बाद में होगा, इसलिए मुद्रास्फीति हर हाल में रहेगी। मुद्रास्फीति की भारत जैसे विकासशील देशों के लिए लाभदायक होता है। हाँ, और नियंत्रित मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब वह देश के लिए नुकसानदायक होता है। अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, दिमाग ये क्लिपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। ये कहता है यदि मुद्रास्फीति की दर 1 से 3% के बीच हो तो उसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत जैसे देश में ये मुद्रास्फीति भी नुकसानदायक है, मुद्रास्फीति क्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। वॉकिंग इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की दर यदि एक अंक में है, इकाई अंक में है, अर्थात यदि 3 से 9% के बीच मुद्रास्फीति है तो भारत जैसे देश में 9% नुकसानदायक है। लेकिन चलिए, क्लिप वॉकिंग इन्फ्लेशन कुछ हद तक सीमित दायरा में भारत जैसे देश के लिए उपयोगी हो सकता है। रनिंग इन्फ्लेशन यदि 10%, 2 अंक 10 से 20% तक की मुद्रास्फीति है, ये किसी भी अर्थव्यवस्था के ननुकसानदायक होता है। और हाइपर अनियंत्रित, अर्थात 20% से ऊपर, अर्थात जहां महंगाई इतनी अधिक हो जाती है कि वीआईपी में रुपया ले जाइए और पॉकेट में सामान आता है, अर्थव्यवस्था की वो असफलता का सूचक है। तो मुद्रास्फीति की दर के आधार पर उसे क्लिपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन, इसे 4 भागों में बांटा गया है। इससे जुड़ा हुआ देखिए 4 क्वेश्चन तो ऐसे आपके सामने है। मुद्रास्फीति को 3 प्रकार का होता है। एक होता है डिमांड पुश इन्फ्लेशन, अर्थात मांग में वृद्धि हो जाती है। अभी चलिए, बिहार सरकार रोजगार दिया तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी कीमत बढ़ेगा,
कीमत बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति, तो डिमांड में यदि लोगों के पास आय में वृद्धि हो जाए, लोगों को रोजगार में वृद्धि हो जाए, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं तो बाजार में पैसा अधिक आ जाती है, जिससे मांग बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति होगी। कॉस्ट पुश, पेट्रोल का दाम बढ़ जाए, डीजल का दाम बढ़ जाए, रासायनिक यूरिया खाद का दाम बढ़ जाए, या मजदूरी न्यूनतम मजदूरी की दर में वृद्धि कर दे, जिससे उत्पादन करने की लागत कॉस्ट में वृद्धि हो जाएगी, तो वस्तु की लागत बढ़ेगी तो कीमत बढ़ जाएगा, तो उसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सप्लाई पुश, यदि किसी कारण से चलिए बाढ़, भूकंप, तूफान, सुनामी, प्राकृतिक या कोई ऐसी आपदा आ जाती है जिससे हमारा सप्लाई चेन टूट जाता है या उत्पादन में कमी आ जाती है, तो मांग के अनुकूल यदि उत्पादन नहीं होगा तो फिर दाम बढ़ जाएगा, तो उसे कहते हैं सप्लाई पुश इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, मांग से प्रभावित, पूर्ति से प्रभावित और लागत से प्रभावित। मुद्रास्फीति की दर के आधार पर कितना विभाजन है? क्लिपिंग इन्फ्लेशन, बकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन, 4 प्रकार का। और मुद्रास्फीति को ज्ञात कैसे करते हैं कि हम अखबार में पढ़ते हैं इतना परसेंट मुद्रास्फीति रहा 5, 7, 8, तो आखिरकार ज्ञात कैसे करते हैं? उसके देखिए एक बेस ईयर होता है, तो मुद्रास्फीति के दर को मापने का 2 आधार है, एक को बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स अर्थात उसे बोलते हैं WPI, दूसरा को बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्थात CPI। होलसेल प्राइस रेट का जो होता है इसमें 697 वस्तु जो टिकाऊ वस्तु होती है, कार, फ्रिज, AC, सोना, चांदी, कपड़ा, फर्नीचर, तो वैसे जो टिकाऊ वस्तु होते हैं जिसको एक बार प्रयोग किया, फ्रिज खरीदे तो कई वर्षों तक वो फ्रिज चलता है, पंखा खरीदे तो कई वर्षों तक पंखा चलता है, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब खरीदते हैं तो वर्षों तक वो चलता है, तो जिसको हम लंबे समय तक कंटिन्यूटी के साथ उपयोग में प्रयोग में लाते हैं उसे रखते हैं होलसेल प्राइस में। इसमें टोटल 697 वस्तु को रखा जाता है। और CPI दैनिक उपभोग की वस्तु है, चावल, दाल, सब्जी, अंडा, दूध, मछली, घी, जिसको हम दैनिक रूप से खरीदना पड़ता है, कुछ कुछ अंतराल पर ही खरीदना पड़ता है। आप पंखा खरीदे तो पंखा की मरम्मत करना, वो पंखा चलते रहेगा, लेकिन चलिए घी खरीदे, ठीक है, 1 किलो घी 1 महीना में खाते, 1 महीना के बाद फिर घी खरीदना पड़ेगा, वो घी तो फिर दोबारा काम आएगा नहीं। तो वैसे ही दैनिक उपभोग की वस्तु को रखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, इसमें दैनिक उपभोग की वस्तु है। आप देखिए कि आपकी जो कल नौकरी करोगे आपको वेतन में वृद्धि हो जो होती है, जिसे बोलते हैं DA, महंगाई भत्ता, तो इसी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर आपकी वेतन में जितना एक वर्ष में CPI में वृद्धि होती है उसी अनुपात में आपको भारत सरकार और राज्य सरकार जो है आपकी महंगाई भत्ता में वृद्धि कर देता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर जो है 2012 है और होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर 2011-12 है। अब उसको देखिए निकालने का जो तरीका होता है, चलिए उसमें कुछ भी रखिए, चावल, पहले चलिए हम CPI को आधार बनाते हैं, आटा, दूध, तेल, इंडेक्स नंबर चलिए यहाँ पर वर्ष आधार वर्ष है 2012, जब भी सूचकांक होती है 100 होता है, 100 100 100 100। 2012 में 2012 में जो आधार वर्ष है, यदि 100 रुपये में हम 5 किलो चावल खरीदते थे, 6 किलो आटा खरीदते थे, 4 लीटर दूध खरीदते थे, 2 लीटर तेल खरीदते थे, अब मात्रा यही रहेगी, लेकिन ये वर्ष 2024 में अब 5 किलो चावल के लिए यदि हमको 120 रुपया देना पड़ रहा है, 6 किलो आटा के लिए 110 रुपया देना पड़ रहा है, दूध के लिए हमको 130 रुपया देना पड़ रहा है, तेल के लिए मान लो चलिए 100 रुपया ही देना पड़ रहा है। तब निकालते हैं कि यहाँ 400 था तो यहाँ कितना हुआ, उसके आधार पर प्रतिशत को ज्ञात करते हैं और देते हैं कि इतना परसेंट हमारा CPI रहा। इसी प्रकार WPI को निकालते हैं, इसका निकालने का बेस ईयर जो होता है, एक हुआ थोक वस्तु, थोक मूल्य सूचकांक, जिसमें टिकाऊ वस्तु 697 वस्तु, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है, तो 697 वस्तु हुआ, जिसमें उसकी कीमत को ज्ञात करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में दैनिक उपभोग की वस्तु को प्राप्त करते हैं, उसकी कीमत को ज्ञात करते हैं कि बेस ईयर की तुलना में आज की कीमत में कितनी कमी या कितनी बढ़ोतरी हुई, किसी में कमी होगा, किसी में बढ़ोतरी हुआ होगा। इस प्रकार से हम इसको ज्ञात करते हैं। तो मुद्रास्फीति ज्ञात करने का कौन कौन माध्यम? 2 माध्यम,
एक को बोलते हैं सीपीआई, एक को बोलते हैं डब्ल्यूपीआई। सीपीआई का आधार वर्ष बेस ईयर 2011-12, ये 2012, सीपीआई का बेस ईयर 2012, डब्ल्यूपीआई का 2011-12। सीपीआई में किसको रखते हैं? दैनिक उपभोग की वस्तु को रखते हैं। होलसेल प्राइस में किसको रखते हैं? तो टिकाऊ वस्तु को रखते हैं। टोटल 697 वस्तु को इसमें रखा गया है। तो मुद्रास्फीति क्या है और उसकी माप कैसे होती है, ये तो आपको स्पष्ट हो चुका। अब उम्मीद करते हैं कि इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई आपको नहीं रही होगी। हर प्रकार की जो कंफ्यूजन, जो डाउट आप में दिमाग में रहता है, वो आपका हल हो चुका होगा। अब आइए, मुद्रास्फीति क्या है? तो वस्तु की तुलना में मुद्रा की पूर्ति का अधिक हो जाना या मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर में गिरावट आ जाए। तो मुद्रास्फीति है तो उसको रोकना है। रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? या तो इसकी मात्रा में वृद्धि करें या इसकी मात्रा में कमी लाएं। तो तात्कालिक तौर पर तो आप इसकी मात्रा में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। जो करना है, मुद्रा की मात्रा में कमी करने का दो आधार। तो एक का काम है आरबीआई की नीति को बोलते हैं मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई की नीति को मौद्रिक पॉलिसी। दूसरा होती है सरकार। तो सरकार की नीति को बोलते हैं राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार के द्वारा बनाई गई नीति को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। और ऐसे तात्कालिक तौर पर मुद्रास्फीति को रोकने के लिए आरबीआई अधिक उत्तरदायी है, उसे उत्तरदायित्व दिया गया है। उसकी नीति को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई मुद्रा की पूर्ति को कम करेगा। तो पूर्ति को कम करने के लिए आरबीआई जिस मौद्रिक नीति की सहारा लेता है, उसमें सीआरआर, यकीनन तौर पर नाम सुने होंगे, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये आरबीआई की मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी का अंग होता है। इसकी दर में वृद्धि करने से मुद्रा की पूर्ति में कमी आती है। अब से एक उदाहरण के तौर पर सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, प्रत्येक कॉमर्शियल बैंक, प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक अपनी कुल जमा का, कुल डिपॉजिट का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास जमा रखता है। यदि इसमें आरबीआई आधा % की भी वृद्धि कर दे तो लगभग 45,000 करोड़ रुपया होता है। तो बैंक के पास जो पैसा है वो जनता का पैसा है, मार्केट का पैसा है। तो बैंक पैसा को रख देगा आरबीआई के पास, तो मार्केट से 45,000 करोड़ रुपया घट जाएगी प्रत्यक्षतः। यही तो क्या होगा? मुद्रा की मात्रा में कमी आ जाएगी। तो आरबीआई इनके दरों में वृद्धि करके मुद्रा की पूर्ति को कम करता है। सरकार राजकोषीय नीति के तहत पीडीएस सिस्टम, जन वितरण प्रणाली को मजबूत करता है ताकि कम कीमत पर लोगों को वो वस्तु उपलब्ध हो सके। सरकार जो है करारोपण, कर की प्रक्रिया में कर में वृद्धि करता है ताकि लोगों के पास मुद्रा की मात्रा कम होगी, मुद्रा की मात्रा कम होगी, मांग कम होगा, मांग कम होगा, कीमत में कमी आएगी। तो सरकार कर प्रणाली को मजबूत करता है। सरकार जो है घाटे के बजट में कमी लाता है। घाटा का बजट क्या होता है? सरकार का व्यय की तुलना में आय कम है, सरकार मुद्रा छाप कर या कर्ज लेकर काम करता, सरकार घाटे के बजट को कम करेगा। सरकार राजकोषीय घाटा को भी कम करने का प्रयास करेगा, अर्थात डेवलपमेंट के कार्य में सरकार कटौती करेगा। इस प्रकार से ये सरकार की नीति हो जाती है, जिसके या साथ ही सरकार जो है उत्पादन में वृद्धि करने का, प्रोडक्शन में वृद्धि करने का काम करेगा, नीति बनाएगा, या आयात के माध्यम से वस्तु की पूर्ति में वृद्धि करेगा। इस प्रकार से मुद्रास्फीति को कंट्रोल में लाने के लिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, सरकार की फिस्कल पॉलिसी को प्रयोग में लाया जाता है। तो मुद्रास्फीति क्या है? इसका नियंत्रण करने का माध्यम क्या है? कैसे होती है? कैसे माप की जाती है? कितने प्रकार की होती है? तो सभी को आपने देख लिया। अब है मुद्रास्फीति से किस समाज के अलग अलग वर्ग पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति से ऋणी
ऋणी मतलब क्या होता है? ऋणी को बोलते हैं आम भाषा में कर्जदार, इकोनॉमिक भाषा में ऋणी को बोलते हैं देनदार। तो ऋणी को लाभ होता है। मुद्रास्फीति से व्यापारी को लाभ होता है। उत्पादक वर्ग जो प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादक वर्ग को लाभ होता है। लेकिन वहीं ऋणदाता अर्थात लेनदार को घाटा होती है, उपभोक्ता को घाटा होता है। वेतनभोगी कर्मचारी, वेतन भोगी कर्मचारी को घाटा होता है। मुद्रास्फीति से निश्चित आय वर्ग वाले लोग, निश्चित आय वर्ग वाले लोग को घाटा होता है। तो मुद्रास्फीति से कुछ को लाभ होती है तो कुछ को घाटा होता है। ये भी क्वेश्चन के रूप में बारंबार पूछा जाता है। तो एक शब्द है मुद्रास्फीति, उससे जुड़ा हुआ कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सभी प्रश्न आपके सामने स्पष्ट कर दिया गया। मुद्रास्फीति जब अधिक हो जाती है तो देश का विकास प्रभावित हो जाता है। मुद्रास्फीति जब अधिक हो जाती है देश का जीडीपी में गिरावट आने लगती है, क्योंकि मांग यकीनन तौर पर बढ़ता है मुद्रास्फीति में, उसकी कीमत तुलना में कीमत में वृद्धि होती है। कीमत में जब वृद्धि हो जाती है तो लोगों की क्रय शक्ति घट जाती है, लोग कम सामान खरीद पाते हैं। आप पढ़ते हैं ना कि यदि 20% चीनी की कीमतें बढ़ जाती है तो खपत में कितना कमी करना होगा। तो खपत में कमी करते हैं, मांग में कमी आती है। मांग में कमी परिणाम क्या होता है कि उसका जो है जीडीपी में गिरावट आने लगती है। इस प्रकार से मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ एक टर्म और कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन को आप कॉन्फिडेंस के साथ हल कर सकते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि अब मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न जब आपके सामने आएगा तो हर प्रश्न को पूरे एक्यूरेसी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप हल कर पाओगे। तो विद्यार्थीगण थाने रोचक और सरल सटीक जानकारी आदि ऐसा जैसा कि मैंने बताया कि रोचकता के साथ, सटीकता के साथ मैंने पढ़ाया तार्किक रूप से। यदि यह बात सत्य है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।